गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल दुर्खिम द्वारा दिए गए श्रम विभाजन उनकी पुस्तक के बारे में अध्ययन किया था। आज हम दुर्खिम ने श्रम विभाजन किस प्रकार दिया और क्या कारण थे श्रम विभाजन के, इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दुर्खिम ने जो समाज के उद्विकास की व्याख्या की, उसमें बताया कि समाज में श्रम विभाजन एवं सामाजिक एकता के प्रकारों के आधार पर इसका विकास हुआ था। यांत्रिक एकता और ये यांत्रिक एकता से सावयवी एकता की और इसमें विकास हुआ था। प्रारंभ में जनसंख्या की कमी थी, लेकिन धीरे धीरे समाज की जनसंख्या में वृद्धि होती गई, जिससे आवश्यकताएं बढ़ती गई। प्रारंभ में समाज सरल, सादे एवं सीधे होते थे और उनमें यांत्रिक एकता पाई जाती थी। यांत्रिक एकता वाले समाजों की सभी विशेषताओं की प्रधानता होती है, जैसे दमनकारी कानून का प्रचलन। तो यांत्रिक एकता जिसके अंदर थी उसमें दमनकारी कानून पाया जाता था। यांत्रिक एकता का विकास हुआ, यांत्रिक एकता से सावयवी एकता बनी। तो यांत्रिक एकता वाले समाज में जहाँ जो कि सीधे सरल समाज थे, उनके अंतर्गत दमनकारी कानून पाया जाता था। स्पेंसर की तरह ही दुर्खिम भी समाज के विकास को सरल से जटिल की ओर बताते हैं कि समाज का विकास सरल से जटिल दिशा की ओर हुआ। जो यांत्रिक एकता वाले समाज है वे सरल समाज होते हैं, क्योंकि उनमें जनसंख्या कम होती है। जनसंख्या कम होने से उसमें कार्य का विभाजन भी नहीं होता है। कार्य का विभाजन ना के बराबर होता है, जिससे सभी लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खुद ही उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। उनको किसी और के प्रयासों की आवश्यकता, किसी और के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे जब समाज की जनसंख्या का विकास हुआ तो यांत्रिक एकता की जगह सावयवी एकता का विकास हुआ। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, लोगों की आवश्यकता बढ़ी तो लोग एक दूसरे पर निर्भर रहने लग गए, जिससे समाज में सावयवी एकता का विकास हुआ, श्रम विभाजन हुआ, विशेषीकरण हुआ और परस्पर लोगों में पारस्परिक निर्भरता बढ़ी। समाज सरल से जटिल की ओर वृद्धि हुआ। सामाजिक विभाजन के कारण विशेषीकरण बढ़ता है, जिससे समाज में परिवर्तन आता है। उसी प्रकार सावयवी एकता वाले समाज के कारण परस्पर निर्भरता का भी विकास होता है। सामाजिक तथ्य जो कि श्रम विभाजन है, दुर्खिम ने श्रम विभाजन को भी एक सामाजिक तथ्य के समान माना। जैसे मैंने आपको बताया था कि दुर्खिम ने समाज को एक वस्तु के समान माना है, सामाजिक तथ्य को भी एक वस्तु के समान ही माना है। कि सामाजिक तथ्य एक वस्तु के समान है, जिससे उस समाज में रहने वाले व्यक्ति, उस समाज में रहने वाले जो सामाजिक लोग हैं वो उसकी पालना अवश्य करेंगे। यदि उस समाज के सदस्य हैं तो उसकी पालना वे अवश्य करेंगे। इस प्रकार समाज में सावयवी एकता का धीरे धीरे विकास शुरू हो गया। इस प्रकार सामाजिक तथ्य पढ़ा। श्रम विभाजन से मानव के सुखों में वृद्धि होती गई, क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं बहुत थी। अब आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी, जिसके फलस्वरूप उनकी जो सुख थे उनमें वृद्धि होने लगी। समाज में यांत्रिक एकता वाले गुणों से सावयवी एकता वाले गुणों में परिवर्तन होने लगा। जो समाज पहले यांत्रिक एकता वाला था, अब वो सावयवी एकता का समाज हो गया। सामाजिक एकता एक नैतिक घटना है, जिसका अवलोकन व मापन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सामाजिक एकता एक नैतिक घटना है। इसी प्रकार वैधानिक कानून संबंधी समाज के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को भी वो व्यक्त करता है। इस प्रकार यांत्रिक समाज एवं सावयवी समाज की हमने बात की। अब हम कानून के प्रकार की बात करते हैं। कानून के दो प्रकार हैं, दमनकारी कानून एवं प्रतिकारी कानून। दमनकारी कानून जो था, दमनकारी कानून के अंतर्गत हमने दो प्रकार के कानून होते हैं, दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, दमनकारी कानून वे सार्वजनिक कानून होते हैं जो व्यक्ति व समाज के पारस्परिक संबंधों को व्यवस्थित करते हैं। यानी जब यांत्रिक समाज हुआ था तब समाज में दमनकारी कानून पाया जाता था।
दमनकारी कानून भी दो प्रकार का होता है, दंडकारी एवं व्याप्त कानून। दंडकारी कानून समाज में कष्ट देने, नुकसान, हानि पहुंचाने, हत्या व स्वतंत्रता आदि का हनन करना है। दमनकारी कानून या के अंतर्गत जो दंडकारी है वो समाज में जिस व्यक्ति ने जैसे अपराध करे हैं उसको उसमें कष्ट देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं एवं उसकी स्वतंत्रता का हनन होता है। जबकि जो व्याप्त कानून है वो समाज के सदस्यों के संबंधों में उत्पन्न असंतुलन को सामान्य स्थिति प्रदान करते हैं। ये प्रतिकारी कानून के कई उपकार हैं, जैसे इसमें दीवानी कानून आ जाएगा, व्यावसायिक कानून आ जाता है, संवैधानिक कानून हो जाता है, प्रशासनिक कानून हो जाता है। इस प्रकार दुर्खिम ने श्रम विभाजन किस प्रकार विकसित हुआ, श्रम विभाजन के क्या कारण थे, उसकी क्या प्रक्रियाएं थी, इन सभी का अध्ययन किया था। अब हम बात करते हैं दुर्खिम द्वारा दिए गए श्रम विभाजन के सिद्धांत के कुछ आलोचनात्मक मूल्यांकन जो अन्य समाजशास्त्रियों द्वारा किए गए। दुर्खिम ने बताया कि जो सामाजिक एकता एवं यांत्रिक एकता की उन्होंने बात की, समाजशास्त्रियों ने बताया कि यह जो उन्होंने एकता की बात की है ये बहुत ही अवैज्ञानिक है। एकता एक मानसिक सत्य है, एकता भावनात्मक तथ्य है, ना कि एक समाजशास्त्रीय। दुर्खिम ने एकता को समाजशास्त्रीय बिंदु बताया, जबकि अन्य समाजशास्त्रियों ने इसके बारे में चर्चा की कि यह जो सामाजिक एकता है वो एक भावनात्मक तथ्य है, ना कि एक समाजशास्त्रीय तथ्य। इसी प्रकार उन्होंने अस्पष्ट अवधारणाएं भी दी। एकता की अवधारणा को दुर्खिम ने विकसित किया, इसे सामाजिक तथ्य कहते हैं। यांत्रिक एकता वाले समाज को खंडात्मक समाज कहते हैं। इस प्रकार उन्होंने अन्य समाजशास्त्रियों ने बताया कि दुर्खिम ने जो एकता के संबंध में एवं जो अवधारणाएं उन्होंने यूज़ करी हैं, अवधारणाएं जो ली हैं वो स्पष्ट है, वो अस्पष्ट है, उनका पूर्ण रूप से हिंदी का अर्थ नहीं निकलता है। इसी प्रकार तीसरी थी अव्यवहारिक अध्ययन पद्धति। दुर्खिम ने समाज एकता को अध्ययन में भौतिक विज्ञान की अध्ययन पद्धति का मनमाने ढंग से प्रयोग किया है। दुर्खिम पे ये एक आरोप लगाया गया कि दुर्खिम ने जिन सामाजिक एकता के अध्ययन में भौतिक विज्ञान की अध्ययन पद्धति का उपयोग करा है वो एक मनमाने ढंग से करा है। इसी प्रकार अतार्किक वर्गीकरण, मॉर्टन, बीयरस्ट्रीट यांत्रिक सावयवी एकता के वर्गीकरण को अनुक्तिक, तार्किक व अस्पष्ट मानते हैं। इस प्रकार दुर्खिम इसको अस्पष्ट बिंदु मानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दुर्खिम द्वारा जो सिद्धांत आलोचनात्मक हर किसी धारणा की दी जाती है, इसी प्रकार दुर्खिम ने अपना जो कॉन्सेप्ट दिया उसकी भी आलोचना की गई, लेकिन इस आलोचना में इनके द्वारा दिए गए तथ्य थे उनको अस्पष्ट और अस्पष्ट अवधारणा अव्यवहारिक तथा अवैज्ञानिक माना गया कि दुर्खिम ने जिस प्रकार के तथ्य दिए हैं वो अवैज्ञानिक है, अस्पष्ट है। इस प्रकार दुर्खिम द्वारा, क्योंकि दुर्खिम को ही अगस्त क्रांति के बाद समाज का संस्थापक माना जाता है, जो वास्तविक संस्थापक है वो दुर्खिम ही है, दुर्खिम को ही समाज में संस्थापक माना जाता था। लेकिन क्योंकि दुर्खिम वैज्ञानिक समाजशास्त्रीय थे, उन्होंने समाज को एक वस्तु के समान माना था, समाज एक वस्तु है, उन्होंने इस प्रकार का कॉन्सेप्ट दिया था। जबकि मानवीय समाजशास्त्री जो थे वो आधुनिक थे, उन्होंने इसे समाज को एक वस्तु ना माना। उन्होंने कहा कि समाज में वस्तु ना होकर समाज व्यक्तियों द्वारा दिए गए, व्यक्ति जो होते हैं वो जो कॉन्सेप्ट देते हैं, उनकी जो सोच होती है उसको सर्वोपरि मानना चाहिए। तो ये आज आपको श्रम विभाजन बताया है। कल हम श्रम विभाजन से जो नेक्स्ट टॉपिक है दुर्खिम का वो करेंगे। धन्यवाद।